हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के लास्ट के क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हमारे यहाँ पर ऑनलाइन विद्याधन यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन विद्याधन ऐप पर कुछ नए बैच स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें आपका यूजीसी नेट पेपर 1, यूजीसी नेट एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन बीएड और साथ ही साथ यूपीपीजीटी एजुकेशन के कंप्लीट कोर्स भी हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी हैं। प्रैक्टिस सेट तो मिनिमम फीस पर है, जितनी फीस में और जो कंटेंट जितने समय के लिए मैं आपको दे रहा हूँ इतना तो आपको कोई भी नहीं देगा, ये गारंटी के साथ है। क्योंकि हम जो है आपको प्रैक्टिस सेट अगर आप ज्वाइन करते हैं यूजीसी नेट एजुकेशन का, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन बीएड का या फिर यूपीपीजीटी एजुकेशन का, तो आपको 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। और जो प्रैक्टिस सेट है वो ऑनलाइन मोड में होगा, जैसा कि यूजीसी नेट का होता है सीबीटी मोड। जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, आप क्वेश्चन करेंगे, उसका आपको आंसर मिलेगा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऑनलाइन होगा हमारे ऑनलाइन विद्याधन ऐप पर, वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड टाइम कितनी भी बार आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक लिमिटेड टाइम कर दी कि 5 बार या 7 बार या 3 बार, आप कितनी भी बार लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन की प्रकृति को समझ के, क्योंकि हमारी जो प्रश्न होते हैं, प्रश्न की जो श्रृंखला है वो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं उनको लेकर हम बना रहे हैं, तो समझ के आप लोग आंसर करिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन कला और हस्तशिल्प के प्रशिक्षण पर जोर देता है। 4 ऑप्शन है, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सांख्य दर्शन। ये 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर करिएगा, फिर राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इस्लाम धर्म, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो प्रश्न क्योंकि ये जो प्रश्न है जितने जल्दी कंप्लीट होंगे उतने ही जल्दी हम जो है और भी जल्दी प्रैक्टिस सेट ला पाएंगे। इसलिए समझ के जो सरल होते हैं उनके प्रश्न के उत्तर आप जल्दी दीजिएगा, और जो थोड़े से टफ होते हैं या टाइम टेकिंग होते हैं उनको हम टाइम भी आपको दे देते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। टैगोर के प्रकृतिवादी शिक्षा के विचारों से निहितार्थ है, इसका क्या मीनिंग है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, रूसो द्वारा परामर्शित प्रकृति का अनुसरण करना, प्रकृति ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप है, यथार्थवाद के दर्शन का सम्मान करो, आदर्शवादी शिक्षा के लिए कोई सम्मान नहीं। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप लोग समझ के आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा। 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से समझ के आंसर करिएगा। प्रश्न को समझें, जानें, इसके बाद ही प्रश्न का उत्तर दें। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रकृति ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, युवाओं की ऊर्जाओं के मार्गांतरण हेतु विवेकानंद के संदेश का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम क्या होगा। ये आपके पास आपको बताना है। 4 आपके पास ऑप्शन है, इन चारों को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में लगाना है, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपके पास। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कूट चौथा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। सेकंड, फर्स्ट, 4 और 3 ये ऑर्डर होगा, मतलब पहले आएगा ईश्वर अनुभूति, पहले इसके बाद आत्मा निरीक्षण, चौथा फिर आपका आएगा समुचित शिक्षा प्राप्ति, इसके बाद अंत में होगा आपका गरीबी उन्मूलन। यह इसका राइट ऑर्डर होगा। ये आपको समझ के आप लोग आंसर करेंगे तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, स्कूली अधिगमकर्ताओं द्वारा संवैधानिक मूल्यों का प्रभावी अनुकरण कैसे हो सकता है। 4 ऑप्शन है, प्रार्थना के समय संविधान का सामूहिक वाचन, नागरिक शास्त्र विषयों की समुचित अध्ययन सुनिश्चित करना। तीसरा ऑप्शन है, विभिन्न संवैधानिक मूल्यों को जोड़कर व्यवहारों का पर समय समय पर चर्चा करना, या संवैधानिक मूल्यों की सही व्याख्या करके छात्रों को सम्मानित करना। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर है आपका 4। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विभिन्न संवैधानिक मूल्यों से जोड़कर व्यवहारों पर समय समय पर चर्चा करना, इसका राइट आंसर होगा। इसी तरीके से हम आपके सामने और भी प्रश्न लाते रहेंगे, आप समझ के आप आंसर देते रहिएगा।
और जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। अगर ध्यान रखिएगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ होते हैं या फिर जो आपके सिलेबस रिलेटेड कंटेंट होता है वो आपको हमारे ऑनलाइन विद्याधन पर जरूर मिलेगा। क्योंकि हमारा जो ऑनलाइन विद्याधन यूट्यूब चैनल है वो जो है शिक्षा शास्त्र विषय का समर्पित चैनल है, और जब ये बना था तो एकमात्र चैनल ऐसा था जहाँ पर सिर्फ शिक्षा शास्त्र विषय का ही कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक भाषाई विश्लेषण किस विषय में प्रयुक्त भाषा को सम्मान देगा? ऑप्शन नंबर 1 है सामाजिक विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है भौतिक और गणित, तीसरा है प्रदर्शन कला, या फिर चौथा ऑप्शन है दर्शन और मनोविज्ञान। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, इसके बाद मैं आपका राइट आंसर देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, भौतिक और गणित इसका राइट आंसर होगा। आप लोग इनको नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक अवधारणाओं को समझना और विश्लेषित करना किसका मसला है या किसके अंतर्गत आता है? ये आपके पास प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा के लिए समाजशास्त्र, शिक्षा में समाजशास्त्र, शिक्षा का समाजशास्त्र या शैक्षिक समाजशास्त्र। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। इसका जो राइट आंसर होगा वो आप क्या होगा जल्दी से आंसर करिए, फिर मैं आपका राइट आंसर बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शिक्षा का समाजशास्त्र, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। टेलर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन में सर्वाधिक बाधक तत्व है, क्या होगा? हमारे धार्मिक विश्वास, नृजातीय विविधता, या हमारे स्वयं के प्रत्यक्षीकरण, या जाति व्यवस्था। क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, और ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा, हमारे स्वयं के प्रत्यक्षीकरण इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक स्तरीकरण से तात्पर्य क्या होता है? सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की यहाँ पर बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर है आपका 8। पहला ऑप्शन है लोगों का विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण, दूसरा है लोगों का विभिन्न श्रेणियों के पदक्रमों में वर्गीकरण, तीसरा है लोगों को समान समूहों में बांटना, चौथा है निवास स्थानों के आधार पर लोगों का विभाजन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, लोगों का विभिन्न श्रेणियों में पदक्रमों में वर्गीकरण। जो भी, क्योंकि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है जो सामाजिक स्तर है लोगों का, या लोग जो रह रहे हैं उनकी जो अपने आप में श्रेणियाँ हैं उनको क्या करना, उनको एक ऑर्डर देना, और साथ ही साथ उसका क्लासिफिकेशन जो होता है वही सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहलाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिश्र वंचित बालकों की शिक्षा हेतु समुचित प्रावधानों को दर्शाएगा? ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, आपके पास 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इन्हीं 5 कूटों को सिस्टमैटिक ऑर्डर में लगाना है। ये आपके पास प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है। ऐसे जो प्रश्न होते हैं कूट संकेत वाले, इनमें समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, इसलिए सोच समझ के आप लोग आंसर करिएगा। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर है 9, सम्मिश्र वंचित बालकों की शिक्षा का जो समुचित प्रावधान को क्या दर्शाएगा? जैसे कि अगर जो वंचित बालक हैं उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है, जैसे कि निःशुल्क पुस्तकें और वेशभूषा, शारीरिक दृष्टि से विकलांग बालकों को आर्थिक सहायता, या शारीरिक अक्षमता से संबंधित बालकों को उपकरण का वितरण, या प्रत्येक सप्ताह विद्यालय में अभिप्रेरणापूर्ण व्याख्यान। 5वां ऑप्शन है जरूरतमंद बालकों को छात्रवृत्ति। ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से समझ के आपको बताना है कि कौन कौन सा सम्मिलित होगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 5 नंबर का ये चीज़ें जुड़ी होंगी, जिसमें ये व्याख्यान से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि व्याख्यान देने से किसी भी वंचित बालक की समस्याओं का समाधान नहीं होता, क्योंकि वंचित बालक जो होते हैं उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अंतःक्रिया द्वारा निर्जाति के बच्चों ने
एक दूसरे विशेषाधिकार युक्त समूह के लोगों के व्यवहार के तौर तरीकों को अपनाना शुरू किया। यह प्रभाव कहलाएगा उत्संस्करण, संस्कृतिकरण, सांस्कृतिक विलंब या सामाजिक परिवर्तन। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शैक्षिक मनोविज्ञान के अध्ययन में 2 प्रमुख विधियां प्रयुक्त हो रही हैं। याद रखिएगा, पहला दूरवर्ती एवं समीपस्थ। निम्नलिखित सूची से उन विधियों की पहचान कीजिए जिन्हें समीपस्थ कहा जाता है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा कूट संकेत का है, इसलिए आपको समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर मैं समय आपको ज़्यादा दूंगा। जो एग्जामिनेशन हॉल में भी इस तरीके के जब प्रश्न आए तो अगर आपको एक बार में उसका आंसर आया तो एक बार में आंसर करिए, नहीं तो उसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए। पहले जो सरल क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करिए, इसके बाद जो थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं या थोड़े से टफ होते हैं उनको बाद में करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपके पास 6 ऑप्शन दिए गए हैं, उनको सही कूट में लगाना है, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लगाना है, या फिर कह सकते हो कि उनको चुनना है कि कौन कौन से सम्मिलित इसमें होंगे समीपस्थ विधियों में। पहला ऑप्शन है प्रेक्षण विधि, अंतः अवलोकन विधि, निदानात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि, मूल्यांकन परक अन्वेषण विधि, या फिर कार्योत्तर विधि, जिसे आप एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप समझ के जल्दी से आंसर करिएगा। इसके बाद हम फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है। हम इस सीरीज़ में इस आज की प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन सम्मिलित करेंगे। जल्दी से आंसर करिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें 2, 3 और 5 मतलब अंतः अवलोकन विधि। तीसरा होगा आपका निदानात्मक विधि और 5वां होगा मूल्यांकन परक अन्वेषण विधि को आपका समीपस्थ विधि में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, 12 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है। पहला आपके पास ऑप्शन है मूल्य प्रवृत्तिक व्यवहार, दूसरा है अनुबंधित अनुक्रिया, तीसरा है अंतः प्रज्ञात्मक व्यवहार, चौथा है अनुकरणशीलता। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से समझ के आपको ये बताना है कि इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें इसका जो राइट आंसर होगा वो जो है आपको समझ के बताना है। बस आपको ये ध्यान देना होगा कि अधिगम से ये जो है प्रश्न लिया गया है। और क्वेश्चन नंबर है 12 का जो राइट आंसर है वो आपका अनुकरणशीलता, जिसे आप अनुकरण करना बच्चों को सिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है ये। थॉर्नडाइक के संबंधवादी अधिगम के उपागम में कौन सा अधीनस्थ नियम क्लासिकीय अनुबंधन का अग्रधावक रहा है। ये आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन का ऑप्शन है सादृश्य अनुक्रिया, तत्वों की प्रबलता, सहचर्यात्मक स्थानांतरण और बहु अनुक्रिया। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से समझ के आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सहचर्यात्मक स्थानांतरण, एसोसिएटिव शिफ्टिंग कह सकते हो आप इसे। ये आपके 5 जो नियम थे सेकेंडरी लॉज, वहां से लिया गया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उद्दीपक या अनुक्रिया सामान्यीकरण का उदाहरण होगा अवरोध, विलोप, अधिगम का हस्तांतरण या विलंबित अधिगम। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप इसको समझ के आप लोग आंसर कर दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है अधिगम का हस्तांतरण, जिसका ऑप्शन नंबर 3 अधिगम का हस्तांतरण या हस्तांतरण भी इसको आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम निम्नलिखित में से कौन टॉलमैन के साइन तथा गेस्टाल्ट अधिगम को पुष्ट करता है। साइन लर्निंग जो थ्योरी थी वो गेस्टाल्ट अधिगम को कौन पुष्ट करता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है अंतर्नोद विभेदीकरण अधिगम प्रयोग, या स्थान अधिगम प्रयोग, गतिवाही स्वरूपों का अधिगम, या क्षेत्र संज्ञान प्रकारता। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
ये आपको समझ के बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका स्थान अधिगम प्रयोग। टॉलमैन का जो साइन लर्निंग थ्योरी है वो गेस्टल्ट अधिगम को कौन पुष्ट करता है? स्थान अधिगम प्रयोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्रिया प्रसूति अनुकूलन की किस पद्धति में प्रबलन संकेत के उपस्थित रहते हुए अनुक्रिया उत्पन्न करना सकारात्मक प्रबलन पर निर्भर कराया जाता है? ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है और इसका जो लैंग्वेज है वो भी थोड़ी सी टफ है, इसलिए समझ के आप लोग आंसर करें। पहला ऑप्शन है पुरस्कार प्रशिक्षण, दूसरा है पलायन प्रशिक्षण, तीसरा है परिहार प्रशिक्षण, चौथा है आपका विभेदन आधारित क्रिया प्रसूति प्रशिक्षण। जल्दी से आंसर करिए, फिर हम इसका राइट आंसर आपको बताते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका विभेदन आधारित क्रिया प्रसूति प्रशिक्षण। विभेदन आधारित क्रिया प्रसूति प्रशिक्षण इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हल के अधिगम प्रेरणाओं में से एक के अनुसार एक व्यक्ति का प्रतिक्रिया सामर्थ्य परिणाम है। देखो, जो अभी तक आपने सिद्धांत पढ़े हैं, सिद्धांत वही हैं, लैंग्वेज को घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहे हैं और लैंग्वेज को घुमा फिराने के बाद क्वेश्चन की जो नेचर है बहुत ज़्यादा टफ हो जा रहा है ना। तो समझ के आप लोग आंसर करें तो जरूर इसका आंसर आप कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 है आदित्य बल तथा अंतर्नोद का, दूसरा है प्रेरक अभिप्रेरण तथा अनुबंधित प्रावरोध का, तीसरा है अनुकूलित प्रावरोध और अनुकूलित संभाव्यता के दोलन का, चौथा है प्रतिक्रियात्मक प्रावरोध और अनुकूलित प्रावरोध का। सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो भाषा है बहुत ही क्लिष्ट भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये लोग। इसका जो राइट आंसर है वो है आदित्य बल और अंतर्नोद का। ये जो है जो अभी प्रेरणा इस्तेमाल की गई थी वो यही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किसी स्कूल में प्रभावकारी निर्देशन सेवा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका महत्व बहुत अधिक नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की उपलब्धता, दूसरा है विचार विमर्श के लिए लंबा चौड़ा स्थान, तीसरा आपके पास प्रशिक्षित मार्गदर्शी कार्मिक, चौथा है आपके पास एक उचित रूप से प्रदर्शित कक्ष जिसमें आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको आंसर देना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, विचार विमर्श के लिए एक लंबा चौड़ा स्थान, या फिर जिसे आप कह सकते हो बैठक की व्यवस्था जहाँ पर होती है, एक कॉमन हॉल जिसे आप कह सकते हो। किसी स्कूल में प्रभावकारी निर्देशन सेवा प्रदान करने के लिए क्या होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि निर्देशन के लिए या परामर्श के लिए बहुत बड़ा हॉल होना आवश्यक नहीं है। इसके लिए आप एक प्रशिक्षित जो मार्गदर्शन दे सके, एक प्रशिक्षक की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षित मार्गदर्शक की, जो कि एक छोटे से हॉल में भी या छोटे से रूम में भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा हमारे पास हॉल हो तभी वहाँ पर विचार विमर्श हो सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन सेवा भारत में अपेक्षाकृत कमजोर है? उपबोधन सेवा जिसे आप परामर्श सेवा कहते हो, दूसरा स्थानांतरण सेवा, तीसरा है व्यक्तिगत आधार सामग्री संकलन सेवा, या चौथा है आपके पास अनुवर्ती सेवा। क्वेश्चन नंबर 19 है ये, जल्दी से आंसर करिए। इसके बाद हम जो है बताते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें हम जो है आपको बताते हैं कि भारत में जो कमज़ोर स्थिति में है वो है आपकी अनुवर्ती सेवा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है आपके पास एक ऐसा प्रश्न जिसमें आप कह सकते हो कि एक्शन रिसर्च जब आपको करनी होती है। कक्षा 9th का एक छात्र स्कूल के निर्देशन कार्मिक के पास जाकर उनसे अपनी कक्षा के समूहों के साथ अपने सामंजस्य की बात बताता है या बताती है। इस स्थिति के लिए किस प्रकार की निर्देशन सेवा सबसे अधिक उपयुक्त होगी? शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन या सामूहिक निर्देशन? किस प्रकार के निर्देशन को यहाँ पर सम्मिलित किया जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको ये बता दें कि यहाँ पर आपकी जो बालक की समस्या है वो व्यक्तिगत समस्या है, उसकी खुद की समस्या है कि वो समूह के साथ सामंजस्य नहीं कर पा रहा है या फिर कोई समस्या आ रही है, तो उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि शिक्षा से संबंधित उसकी समस्या है नहीं, उसकी समस्या व्यवसाय से संबंधित नहीं है, उसकी समस्या सामूहिक समस्या नहीं है, उसकी समस्या व्यक्तिगत समस्या है। किसी समूह को उससे समस्या नहीं हो रही, उसको समूह में रहने में समस्या हो रही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक स्कूल के प्रधानाचार्य को स्कूल में स्वच्छता अभियान को प्रभावी बनाने के संबंध में वरिष्ठ कक्षाओं के छात्र से अनेक प्रकार के प्रश्न प्राप्त होते हैं। इस संबंध में किस प्रकार का निर्देशन सहायक कार्यक्रम सिद्ध होगा? पहला आपके पास ऑप्शन है परामर्श सत्र आयोजन करना, दूसरा है चर्चा सत्र आयोजित करना, तीसरा है लक्षित समूह के लिए सामूहिक निर्देशन का प्रबंध करना, चौथा ऑप्शन है अध्यापकों और अभिभावकों के साथ विचार विमर्श करना। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप लोग समझ के आंसर करिएगा। इसके बाद हम इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लक्षित समूह के लिए सामूहिक निर्देशन का प्रबंध करना इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 22। एक शोधकर्ता ने ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिभागी लेकर विद्यालयी शिक्षा स्तर का दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति का पर प्रभाव का लिंग भेद के संबंध में अध्ययन किया। इस अध्ययन के नियामक चर कौन कौन से थे, ये आपसे पूछा जा रहा है, कौन कौन से रहे होंगे? विद्यालयी शिक्षा स्तर, दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति, या प्रतिभागियों का लिंग, या प्रतिभागियों की ग्रामीण पृष्ठभूमि। इसका जो है कौन सा वेरिएबल रहा होगा ये पूछा जा रहा है, तो आपको बताना, जल्दी से आप लोग समझ के आंसर करिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रतिभागियों के लिंग वो मेल हैं या फीमेल हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक अध्ययन में सहसंबंध गुणांक के 2 मान बताए गए हैं। दोनों परिणाम में बराबर किंतु दिशा में विपरीत थे। इन मानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला आपके पास धनात्मक मान ऋणात्मक मान से उच्च स्तर से संबंध व्यक्त करता है, दूसरा ऋणात्मक मान धनात्मक मान से उच्च संबंध व्यक्त करता है, तीसरा है दोनों ही मान समान स्तर का संबंध व्यक्त करते हैं, और चौथा है दोनों मानों की तुलना नहीं की जा सकती। क्वेश्चन जो सहसंबंध गुणांक है उससे संबंधित है और आपको आंसर करना है। जल्दी से आप लोग समझ के आंसर करिएगा। ये आपके प्रश्न जो आ रहे हैं वो रिसर्च से या फिर आप कह सकते हो मेजरमेंट से आ रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, दोनों ही मान समान स्तर से संबंध व्यक्त करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक प्रकार की त्रुटि की प्रायिकता तब तर्कसंगत होती है जब शोधकर्ता, ऑप्शन नंबर 1 है, जब उसकी शून्य परिकल्पना जैसे H0 से प्रदर्शित करते हैं, H0 को स्वीकृत करे जबकि वास्तव में वह सत्य हो, H0 को अस्वीकृत करे जबकि वह वास्तव में सत्य हो, H0 को स्वीकृत करे जबकि वास्तव में वह असत्य हो, और H0 को अस्वीकृत करे जबकि वास्तव में वह असत्य हो। ये आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका यूपी पीजीटी का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन बीएड कर रहा हो, या फिर आपका यूजीसी नेट कर रहा हो। जल्दी से बताइए समझ के। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2,
जो उसकी शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत करे जबकि वास्तव में वह सत्य होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रयोगात्मक अध्ययनों में ऐसा चर जिसके प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता हो लेकिन उसका अवलोकन परीक्षण नहीं किया जा सकता को कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? निराश्रित चर, नियामक चर, मध्यवर्ती चर या फिर नियंत्रण चर। 25 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग आंसर करिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, मध्यवर्ती चर। जो मध्यवर्ती चर जो होते हैं, रिलेवेंट वेरिएबल जिसे आप कह सकते हो, वो जो है इसके अंतर्गत इसके सम्मिलित किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा मध्यवर्ती चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, संभाव्यता और असंभावित चर प्रतिचयन जो प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है कि विधियों का महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित में से किस में निहित है, ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है प्रतिदर्श फ्रेम के चयन में, दूसरा है इकाइयों के यादृच्छिक चयन में, तीसरा है शोध कार्य का उद्देश्य, चौथा है समदृष्टि की संरचना। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सॉरी, जल्दी से आंसर करिएगा। इसके बाद फिर हम इसका आंसर बताते हैं। 26 नंबर है आपके क्वेश्चन का, क्योंकि हमारी जो टेस्ट सीरीज चलेगी सुपर 30 के नाम से चलेगी और ये सुपर 30 की सीरीज़ आपके यूजीसी नेट, यूपीपीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आप हमारे किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले जाके ऑनलाइन विद्याधन ऐप को डाउनलोड कर लें, जहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जैसे ही ऐप को डाउनलोड करेंगे, बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट भी वीडियोज़ पड़े हैं, PDF भी पड़े हैं, वहाँ पर आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो वो अच्छे लगे तो आप हमारे पेड कोर्स को भी, प्रीमियम कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी से आंसर करिए इसका आंसर। इसके बाद हम इसका आंसर बताते हैं आपको। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका राइट आंसर, इकाइयों का यादृच्छिक चयन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। घटनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन करने की विधि का प्रयोग करके अनुभवाश्रित शोध की सलाह सर्वप्रथम किसने दी थी? चार्ल्स पियर्स ने, जॉन डीवी ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, फ्रांसिस बेकन ने। किसने कहा था? ये एक डेफिनेशन टाइप में है और इसका आंसर तभी आप दे सकते हैं जब आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। फ्रांसिस बेकन ने कहा था घटनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन करने की विधि का प्रयोग जो है, ये डेफिनेशन नहीं है, आप ये कह सकते हो कि किसने दी थी, तो आप कह सकते हो कि घटनाओं के प्रत्यक्ष अवलोकन करने की विधि का प्रयोग जो किया गया था, ऐसी स्थिति में अनुभवाश्रित शोध की सलाह जिसने दी थी वो थे फ्रांसिस बेकन। ठीक है ना? तो इसका जो राइट आंसर आपके पास है फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एक शोधकर्ता ने अध्ययन श्रृंखला कला वाणिज्य, जिसे आप कह सकते हो आर्ट और कॉमर्स के चयन तथा तर्क शक्ति के विकास से संबंध का अध्ययन किया। एक शोधकर्ता की समस्या हो गई है ना? इस अध्ययन का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस में किया जा सकता है? पहला आपका प्रतिदर्श सर्वेक्षण अध्ययन, कार्योत्तर स्टडी, या फिर आपका प्रयोगात्मक, या फिर प्रकरणात्मक। ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इनमें से बताना है कि उसने जो अपनी समस्या का चयन किया था वो उसकी शोध की प्रकृति क्या होगी, या उसका शोध का जो अध्ययन है वो किस श्रेणी में रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जल्दी से आंसर करिए। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कार्योत्तर अनुसंधान, जिसे आप कह सकते हो एक्सपोस्ट फैक्टिव रिसर्च। ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है। एक शोधकर्ता ने एक ऐसा परीक्षण तैयार किया जिसमें छात्रों को न्यूटन के गति के नियमों से संबंधित कुछ गुण प्रत्ययों पर प्रश्नों के उत्तर देने थे। बाद में प्राप्त अंकों को कक्षा में दिए गए एक अन्य परीक्षण पर प्राप्त अंकों से मिलाया गया, जो कि उसी विषय वस्तु का था। यहाँ किस प्रकार की वैधता का निरीक्षण किया गया? यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछा गया है वो वैलिडिटी से रिलेटेड है, और यहाँ पर पूछा गया है कि पहले जो उसके पास एक डेटा था, फिर दूसरा उसके पास जो डेटा था उसको उसने मैच किया, वो मैच करना या उससे उसकी जो है कह सकते हो कि वैलिडिटी ज्ञात करना या कोरिलेशन बिठाना उसमें, ये किस प्रकार की वैधता का निरीक्षण होगा? कंटेंट कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी, विषय वस्तु वैधता, या भविष्यवाची वैधता, या समवर्ती वैधता। ये आपके पास 4 ऑप्शन है।
समझ के आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 29। उसने कंटेंट वैलिडिटी याद करी है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है किसी निर्जातीय समूह का सदस्य बनकर उसके सदस्यों के व्यवहार, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, रहन सहन की गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए किए गए अवलोकन को कहते हैं। क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। पहला आपके पास ऑप्शन है प्रत्यक्ष अवलोकन, दूसरा है सहभागी अवलोकन, तीसरा है प्राकृतिक अवलोकन, चौथा है असहभागी अवलोकन। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को समझ के आपको आंसर करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से समझ के आंसर करिएगा। इसके बाद हम आपका राइट आंसर बताते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा सहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 सहभागी अवलोकन। ठीक है ना। तो आज के लिए ये 30 क्वेश्चन ही दिए गए हैं। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप हमारे साथ मिलके तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले जाके ऑनलाइन विद्याधन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, लिंक पे क्लिक करके आप हमारे ऑनलाइन विद्याधन ऐप को डाउनलोड कर लें, जहां पर आपको यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 एजुकेशन, यूपीपीजीटी एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन बीएड के लिए कंप्लीट कोर्स दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन का जीएस कोर्स भी है, पीडीएफ कोर्स है, मिनिमम कॉस्ट पर मात्र 100 रुपीज़ में वो आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ यूजीसी नेट एजुकेशन, यूपीपीजीटी एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन बीएड का प्रैक्टिस सेट भी अलग से कोर्स बनाया गया है, जो कि मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम कंटेंट दिया गया है आपको। जल्दी से जाके कोर्स को ज्वाइन करें। लिमिटेड सीट्स हैं और बहुत ही कम समय के लिए हैं। कोर्स की जो वैलिडिटी होगी, हर एक कोर्स की वैलिडिटी किसी भी कोर्स को आप ज्वाइन करेंगे 6 मंथ से कम नहीं है, तो जल्दी से जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। और किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉलिंग नंबर है 7905411550। आप मुझे व्हाट्सएप टेलीग्राम भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम नंबर है 8545010204। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इस सुपर 30 सीरीज़ से जुड़ने के लिए ध्यान देना है कि लगातार आपको ये सीरीज़ मिलती रहेगी, इसी तरीके से मिलेगी। जो लाइव सेशन हुआ करता था उसमें थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसको अभी रुकना पड़ा है, लेकिन ये इस तरीके के जो प्रयोग है ये सफल जरूर होगा और आपको लगातार मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।